Good morning to all of the students. Class 6, chapter number 1 SST, पेज नंबर है 6। ठीक है, इसका जो इंस्क्रिप्शंस आपको दिख रहा है। ठीक है, शिलालेख। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है शिलालेख। ठीक है, इसका जो ऊपर जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ। ठीक है, राइट साइड जो पैराग्राफ है इंस्क्रिप्शंस, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको हड़प्पा सील तक मैंने हड़प्पा मोहर तक आपको बता दिया था, पढ़ा दिया था, और हम इसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस हेल्प अस नो द नेम्स एंड टाइटल्स ऑफ द किंग्स एंड एम्पायर्स। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है शिलालेख। शिलालेख जो है हमारे राजा महाराजा और उनके साम्राज्य और उनके अचीवमेंट्स को। ठीक है, और ठीक है, ये सभी चीज़ें। देखो, टाइटल्स का मतलब होता है शीर्षक, राजा महाराजाओं के शीर्षक, बड़े बड़े राजाओं के शीर्षक और उनके साम्राज्य को जानने में हमारी शिलालेख मदद करता है। देयर अचीवमेंट्स एंड पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दैट पीरियड। ठीक है, राजा महाराजा कुछ समय के आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, और राजनीतिक उस समय कंडीशन, उस समय उस युग का कंडीशन, ये सभी कंडीशंस जो है स्थिति को जानने में, उनकी प्राप्तियाँ, राजा की क्या क्या प्राप्तियाँ थी, ये सभी जानने में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। थ्रू दिस इंस्क्रिप्शंस वी कैन नो अबाउट द नेचर, extent of empire as well as the art and architecture which flourished under that particular ruler. Through this inscriptions, इस शिलालेख के दौरान या फिर इस शिलालेख से we can know about the nature, हम जो प्रकृति के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, extent of empire as well as the art and architecture, ठीक है, उस समय का कलाओं और वास्तुकला का फैलाव कैसा था उस साम्राज्य में। which flourished under that particular रूलर, आपको बता दो कि उस समय कैसे फलता फूलता था। ठीक है, ये काफ़ी जो साम्राज्य था उस समय का, उस शासक में जो है कैसे वास्तुकला और कला का क्या हो गया, उद्गम होने लगा। ठीक है, फलने फूलने लगा। ठीक है, उस टाइम में। अब यहाँ पे देखिए कॉइन्स, सिक्के। ठीक है, कॉइन्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये सिक्के क्या होते हैं, इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। दे कंस्टिट्यूट अ मेजर बॉडी ऑफ हिस्टोरिकल्स, ये आपको बता दें कि इतिहास के महत्वपूर्ण शरीर को भी क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े महत्वपूर्ण शरीर को भी अपने साथ जोड़े रखते हैं। इकोनॉमिक एंड आर्टिस्टिक मटेरियल एंड एविडेंस। ठीक है, आर्थिक और कला वाली, ठीक है, कला के सभी मटेरियल्स, ठीक है, और प्रूफ, ठीक है, ये सभी अपने पास ये रखे रहते हैं। ठीक है, दे थ्रो लाइट ऑन दिस एरियाज, ये सभी क्या करते हैं, ये एक तरह से प्रकाश को भी छोड़ते हैं। ठीक है, इस एरिया में, ठीक है, इस क्षेत्र में, कॉइन्स के क्षेत्र में अब प्रकाश भी डालते हैं। ठीक है, द कॉइन्स ऑफ इंडिया बेयर द नेम्स ऑफ किंग्स और डायनेस्टीज, डेट्स और पार्टिकुलर डेटीज विच वर वर्शिप ड्यूरिंग द एरा एंड रॉयल पोर्ट्रेट। ठीक है, उस समय के जो सिक्के हुआ करते थे उसमें राजाओं की और राजाओं के वंश का, ठीक है, डेट्स का, ठीक है, काल का या फिर दिनांक का, या फिर पार्टिकुलर जो उस समय की देवी देवता हुआ करते थे जो पूजे जाते थे उस समय के, ठीक है, या फिर पोर्ट्रेट्स का, ये सभी का उस पर क्या होता था, चित्र खुदा हुआ होता था सिक्कों पर। ठीक है, दिस ऑल्सो हेल्प टू स्ट्रक्चर द इकोनॉमिक्स, लाइफ्स एंड ट्रेड रिलेशंस। अभी आपके पास जो इंडियन रुपीज़ है ना, इंडियन रुपीज़ में आपका जो 1 रुपीज़ होता है, सिक्का होता है, उसके पीछे क्या छपा होता है, उसके पीछे आपका क्या छपा होता है, क्रॉप छपा होता है और 1 रुपीज़ का साइन लिखा होता है। फिर आगे वही आप देखेंगे तो उसमें जो है शेयर छपे हुए रहते हैं, खुदे हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप का उस समय सिक्का उस समय का बनता था। ठीक है, दिस ऑल्सो हेल्प टू रिस्ट्रक्चर द इकोनॉमिक लाइफ्स एंड ट्रेड रिलेशंस। ठीक है, ये एक बार फिर से क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स मतलब कि आर्थिक स्थिति को एक बार फिर से जो क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, एक फिर से जो है व्यापार के रिलेशंस को फिर से खड़ा करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, फिर अब चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 7, मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, स्मारक। द मेन सोर्स फॉर आवर स्टडी आर द मॉन्यूमेंट्स। आपको बता दें
जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं हमारे अध्ययन के वो होते हैं स्मारक। मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स स्मारक और जो बिल्डिंग्स होती हैं ये सभी और इमारतें होती हैं ये सभी क्या होती है हमारे अध्ययन के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस इनके पास होता है अपना। दे इंक्लूड टेम्पल्स, स्तूपास, पैलेसेस एंड टॉम्स, ठीक है। इनमें जो है मंदिर भी आते हैं, स्तूपा भी आते हैं, महल भी आते हैं और किले भी आते हैं, ठीक है। टॉम्स भी आते हैं, गुम्बद भी आते हैं। ऑल दिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग यूजफुल नॉलेज अबाउट द सोशल एंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दोज डेज। ये हमारी मदद करते हैं, एक ख़ास तरह की जानकारी भी हमें देते हैं, ठीक है। उस समय के लोगों के उन लोगों के दिनों में उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी हुआ करती थी ये भी जानकारी हमें मिलता है। द इंडियन मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, भारतीय के स्मारक में, ठीक है। द एक्सिस्टिंग आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द एंशिएंट डेज एंड रूइंस ऑफ ओल्ड सिटीज ऑल्सो एड इन रिस्ट्रक्चरिंग द बायगोन एरास, ठीक है। जो इंडियन मॉन्यूमेंट्स में अगर देखा जाए तो एक्सिस्टिंग आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द एंशिएंट डेज, अतीत युग के, ठीक है, अतीत युग के जो अभी भी कलाएं और वास्तुकला का जो अस्तित्व है, ठीक है। एंड द रूइंस ऑफ द ओल्ड सिटीज़, आपको पता है रूइंस का मतलब होता है नष्ट हो जाना, ठीक है। बड़े मतलब कि पुराने सिटीज़ का, शहरों का नष्ट हो गया, ठीक है, वो भी नष्ट हो गया, विलुप्त हो गया। ऑल्सो एड इन रिस्ट्रक्चरिंग द बायगोन एरास, वो भी क्या करते हैं एक बार फिर से हमारे इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन मॉन्यूमेंट्स को क्या करते हैं एक बार फिर से ढांचा देते हैं ये सभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर्ट फैक्ट्स, यहाँ पे कलाएँ क्या क्या थी यहाँ की। आर्ट फैक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स इन द पास्ट। आर्ट फैक्ट जो एक तरह का एक ऑब्जेक्ट हुआ करता था, ठीक है, जो मानव के द्वारा बनाया जाता था अतीत में। दिस ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड पोट्री, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स, वेपन्स एक्सेट्रा। देखिए जो ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे उसमें पोट्री, ठीक है, पोट्री का मतलब होता है पोट्री में जैसे कि घड़े, मिट्टी से घड़े बनाना, गिलास बनाना, सभी चीज़ें। तो टूल्स बनाना, हथियार बनाना, ठीक है, ऑर्नामेंट्स बनाना पहनने वाले, ठीक है। फिर मेटल के ऑब्जेक्ट्स, धातु के ऑब्जेक्ट्स बनाना, फिर हथियार को बनाना आदि, ये सभी क्या है आर्टफैक्ट्स हैं। विच आर फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन द कोर्स ऑफ एक्सकावेशंस, ये सभी जो खगोल शास्त्रियों द्वारा ये पाया गया। दे हेल्प अस इन फॉर्मिंग एन आइडियाज ऑफ द कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द पास्ट। ये सभी जो है हमें एक नया जो है विचार बनाने में हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द पास्ट कि हमें अतीत के लोग का जीवन, उनका सांस्कृतिक जीवन कैसा हुआ करता था, एक तरह का हमें इससे आइडिया मिलता है, विचार मिलता है हमें, ठीक है। तो ये आप नीचे देख सकते हैं सांची स्तूपा और ये स्टोन टूल्स ऑफ द एंशिएंट टाइम्स, ठीक है, अतीत के युग के लोगों का कैसा टूल्स रहा होगा ये देख रहे होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है, साहित्यिक स्रोत। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो मैन डेवलप्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग। आपको बता दो कि हज़ारों साल पहले मानव ने क्या बनाया, एक लिखने का एक जरिया बनाया। बट एट दैट टाइम देयर वाज नो पेपर टू राइट ऑन दस, ठीक है, राइट ऑन द थस। आपको बता दो कि उस समय कोई पेन और पेपर नहीं हुआ करता था लिखने के लिए, ठीक है। थस आवर एंसेस्टर्स रॉट ऑन ड्राइड भोजपात्रस, ठीक है, भोजपत्रास। आपको बता दें जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो एक सूखे भोजपत्रा पे लिखा करते थे। द बार्क ऑफ ट्रीज, वो जो पेड़ की खाल वो करती थी ना, पेड़ की जो खाल, उस पे ये लोग लिखा करते थे हमारे पूर्वज। कॉपर प्लेट्स और इवन सॉलिड रॉक पिलर्स, स्टोन वॉल्स और टैबलेट्स मेड अप ऑफ क्ले एंड स्टोन्स। आपको बता दो कि तांबे के जो प्लेट्स हुआ करते थे, ठीक है, और आपको बता दें कि सॉलिड रॉक्स के पिलर्स भी हुआ करते थे, ठीक है। मतलब कि सॉलिड रॉक्स जो चट्टान हुआ करती थी उनके जो खंभे हुआ कर उस पर भी ये लोग लिखा करते थे। स्टोन्स, ठीक है, स्टोन वॉल्स, पत्थर की दीवार, फिर टैबलेट्स मेड अप ऑफ क्लेन्स एंड स्टोन्स, कीचड़ से और पत्थरों से बने होते थे ये सभी टैबलेट्स, ठीक है। इस पे ये लोग अपनी लिखावट देखते थे और सुधारते थे, ठीक है। देयर वॉज टाइम स्टिल फर्दर बैक व्हेन इवन राइटिंग वॉज अननोन बट लेटर ऑन दे रॉट ऑन पेपर्स। आपको बता दूँ कि धीरे धीरे समय बीतता गया, ठीक है, स्टिल फर्दर बैक व्हेन इवन राइटिंग वॉज अननोन, तब धीरे धीरे क्या होने लगी, राइटिंग जो है
लिखावट जो है धीरे धीरे लोगों की सुधरने लगी और जानी जाने लगेगी, ठीक है। बट लेटर ऑन दे रॉट ऑन पेपर, लेकिन बाद में उन्होंने क्या करना शुरू किया, पेपर्स पे लिखना, कागजात पे लिखना शुरू किया। मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है हस्तलिखित, ठीक है, हस्तलिपि। मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द रिचेस्ट कलेक्शन ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, हस्तलिखी यानी कि हाथों के द्वारा लिखी हुई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था, हाथ से लिखी हुई लिपियाँ जो है, ये दस्तावेज आज भी क्या है, सुरक्षित है। टेक्स्ट एंड स्क्रिप्ट्स, ठीक है, वो टेक्स्ट और स्क्रिप्ट लिखा करते थे सबसे ज़्यादा। मैन्युस्क्रिप्ट इज़ अ हैंड रिटन कॉम्पोजिशन ऑन पेपर, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैन्युस्क्रिप्ट का क्या होता है, हस्तलिपि, ठीक है, हाथ से लिखी गई कॉम्पोजिशन एक पेपर पे लिखी गई होती है। बार्क, बार्क का मतलब होता है पेड़ की खाल, छाल, ठीक है। क्लोथ, मेटल, कपड़ों पे या फिर धातु पे। पाम लीफ पे और एनी अदर मटेरियल, और किसी और अलग मटेरियल पे लिखा गया होता है ये। These written documents provide information on the existence of different civilizations and emphasize the importance of their survival. ये सभी दस्तावेज हमें जो है एक अलग सी जानकारी हमें प्रोवाइड कराते हैं, हमें प्रदान करते हैं कि उस समय का सभ्यता, उस समय का अलग सी सभ्यता का अस्तित्व कैसा था। एंड एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर सर्वाइवल, उनके जीने का जरिया, ठीक है, उनके लिखने का जरिया क्या हुआ करता था, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, भारतीय हस्तलिपि were written in the various languages and the scripts form the historical record. आपको बता दें कि हमारी जो भारतीय लिपि हुआ करती थी वो कई अलग अलग प्रकार की भाषाओं में लिखी जाती थी, ठीक है, जो कि एक तरह का एक इतिहास अभिलेख बनाती है। द मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेजेस। आपको बता दूं कि जो ज़्यादातर जो लिपियाँ हस्तलिपि से लिखी जाती थी वो किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। There are 39,300 scripts and are written in ग्रंथ, देवनागरी, नंदनागरी, तेलुगु स्क्रिप्ट्स, ठीक है। आपको बता दो कि 29,300 लिपियाँ जो हैं ये इन भाषाओं में लिखी गई, जो आपको हम बता रहे हैं, ग्रंथ, देवनागरी, नंदनागरी, तेलुगु स्क्रिप्ट्स, ठीक है, ये सभी स्क्रिप्ट्स लिखे गए हैं। बाय स्क्रिप्ट्स वी मीन द फॉर्म ऑफ राइटिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। देखिए, स्क्रिप्ट का मतलब होता है हमारा, लिपि का हमारा मतलब होता है कि एक लिखावट के एक ज़रिया, ठीक है, फॉर्म ऑफ राइटिंग, लिखावट के एक ज़रिया पार्टिकुलर लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में। मोस्ट ऑफ दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट ड्यू टू रिपीटेड फॉरेन इन्वेशन, बट स्टिल सम मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरीज। आपको बता दें कि बहुत सी हस्तलिपियाँ जो हैं नष्ट भी हो गई। लॉस ड्यू टू रिपीटेड फॉरेन इन्वेशन, क्यों नष्ट हो गई, वो इसलिए नष्ट हो क्योंकि जो है विदेशी यहाँ पे बार बार आते जाते रहे, ठीक है। बट स्टिल सम मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरीज, लेकिन आज भी कुछ उसमें से जो है हस्तलिपि को बचा लिया गया है, लाइब्रेरीज में सुरक्षित रख दिया गया है, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ठीक है, यहाँ पे लेखा जोखा हो रहा है, हिसाब किताब चल रहा है पे फॉरेन ट्रैवलर्स का, ठीक है, विदेशी जो पर्यटक आया करते थे ना। द अकाउंट्स लेफ्ट बाय फॉरेन ट्रैवलर्स आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। ये आपको बता दो, जो अकाउंट्स हैं, हिसाब किताब है, फॉरेनर्स ट्रैवलर्स जो भी विदेशी पर्यटक घूमने आते थे, इससे इंफॉर्मेशन हमें अतीत में मिलता है कि इन एंशिएंट इंडिया मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक फायान, मेगास्थनीज, ठीक है, ह्यून सैंग, एद सिंह एक्सेट्रा, ये सभी क्या थे, फॉरेनर ट्रैवलर्स या फिर विदेशी पर्यटक आते थे हमारे भारत में। केम टू इंडिया एंड रॉट अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन एट दैट टाइम। ये आते थे, हमारे भारत की राजनीतिक और आर्थिक और धार्मिक स्थिति उस समय की जो थी, ये सभी ये लोग लिखा करते थे, ठीक है। तो इनकी भी क्या है, एक तरह से हिसाब किताब बनाकर रख दिया गया है कि ये सभी ऐसे ऐसे फॉरेनर ट्रैवलर्स हमारे भारत आए थे, ठीक है। तो आज का ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप जो है पढ़ते रहिए, समझते रहिए और घर में सुरक्षित रहिए, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियोस में। अपने कीमती समय को हमारे साथ बिताने के लिए आपका बेहद बहुत शुक्रिया, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।